नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा's मेड टॉक से कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किडनी डिजीज़ पर हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी। कल मैंने शेयर किया था कि एक व्यक्ति अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। जिसको ये नहीं मालूम को कि उसको कोई किडनी की परेशानी है, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से हो सकती है, कल हमने मोटा मोटा हेडलाइंस उसके बारे में डिस्कस की थी। आज हम प्रॉपरली उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो वी ऑल नो कि किडनीज एक बहुत ही अभिन्न अंग है हमारी बॉडी में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है, जिसको कई बार थोड़ा सा नकारा भी जाता है। हमारे सबके दिमाग में रहता है कि हार्ट ठीक रहे, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ना आए, पर किडनीज को हम कभी कभी थोड़ा सा नकार देते हैं। दैट इज ड्यू टू द अनअवेयरनेस, बिकॉज हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें नहीं मालूम कि हाउ इम्पॉर्टेंट दैट ऑर्गन इज। ठीक है, तो उसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए सबसे पहले कि क्या फंक्शंस क्या करती है किडनी। देखिए, किडनी आपकी बॉडी का सारा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करती है, राइट। आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, सब कुछ वो, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, किडनी आपके यूरिन के थ्रू उन सबको बाहर निकालती है। किडनी आपकी बॉडी की पानी की मात्रा को रेगुलेट करके रखती है। किडनी आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के रखती है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, सब तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के किडनी आपकी बॉडी में रखती है। पानी का भी एक रेगुलेशन किया, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाला, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाकर रखा, और किडनी कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसको कि कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो कि आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, यानी कि आपकी आरबीसीज को बनाने के लिए, यानी कि आपके ब्लड की फॉर्मेशन के लिए भी किडनी का फंक्शन होता है। उसके अलावा किडनी आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स को भी मेंटेन करके रखती है, क्योंकि किडनी आपकी बॉडी में जो भी आप विटामिन D3 लेते हैं या आपकी बॉडी बनाती है उसको एक्टिवेट करती है, और जब वो एक्टिवेट होता है इट लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर फूड। तो जब आपके खाने से ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका कैल्शियम लेवल गिर जाएगा। अब होता क्या है कि जब भी आपकी किडनी को कोई क्षति पहुंचती है तो वेस्ट मटेरियल पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता। तो वेस्ट मटेरियल ना निकल पाने से क्या होता है, किडनी आपकी टॉक्सिक होने लग जाती है, क्योंकि टॉक्सिन मटेरियल्स जो हैं जब आपकी ब्लड से बाहर नहीं निकल पा रहे, जब वो छन्नी उसकी खराब हो गई, जब वो फिल्टर नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो फिल्टर होके आपके पेशाब के रूप में पेशाब के साथ निकल जाते थे। अब जब वो नहीं निकल पा रहे तो वो कहाँ रहेंगे, तो वो आपके ब्लड में जमा होते जाएंगे। जब वो टॉक्सिन आपके ब्लड में जमा होती चली जाएगी तो वो ब्लड में और ज़्यादा परेशानी करेगी। इस तरीके से जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मैंने बोला बैलेंस है, तो किडनीज जो एक्सेसिव कैल्शियम है उसको फ्लश आउट करती है, एक्सेसिव जो पोटेशियम है उसको फ्लश आउट करती है। पर अगर पोटेशियम फ्लश आउट नहीं होगा तो पोटेशियम की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाएगी। तो अब क्या होता है, जब पोटेशियम की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाती है तो हाइपरकैलेमिया हो गया, यानी कि पोटेशियम आपके ब्लड में ज़्यादा हो गया। अब जब ब्लड में पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को, यानी कि आपके दिल को क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है। आपके हार्ट की जो रिदम है वो बिगड़नी शुरू कर देती है, जिसको कि मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है कार्डियक अरिदमियाज आने लग जाते हैं। इसी तरीके से जब टॉक्सिन्स पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलते, जब यूरिया पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता तो आपकी बॉडी टॉक्सिक हो गई। टॉक्सिक होने से क्या है, यूरिया अगर आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है
तो सबसे पहले तो आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको उल्टी की फीलिंग होगी, या कभी भी आप थोड़ा सा पानी भी पिएंगे या कुछ भी लेंगे तो आप वॉमिट कर भी सकते हैं। जितना जितना ज़्यादा यूरिया आपकी ब्लड में जमा होता जा रहा है, आपको नॉजिया, वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर यूरिया की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन को क्षति पहुंचाती है और पेशेंट को एनकेफेलोपैथी हो जाती है, यानी कि पेशेंट को कंफ्यूजन होना, ट्रेमर्स आने या इस तरीके की चीज़ें, स्थिति उनकी स्टार्ट हो जाती है। और एनकेफेलोपैथी एक काफ़ी ही फेटल सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ से फिर पेशेंट को वापस लाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो हमें मरीज को उस स्थिति तक, उस पॉइंट तक, उस स्टेज तक जाने ही नहीं देना। ये जो वीडियो बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको इन सब चीज़ों की जानकारी बनी रहे। अब क्या होता है कि जब विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो रही, खाने से कैल्शियम आपका बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। जब आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो कुछ इस तरीके के हार्मोन्स आपकी बॉडी में जनरेट होने शुरू हो जाते हैं जो कि आपकी हड्डियों को बुरना शुरू कर देते हैं। आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकल के ब्लड में आने लग जाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर और ब्रिटल होती चली जाएंगी। तभी ये होता है कि जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स हो रही हैं, या हड्डियों में दर्द हो रही है, या कमर में दर्द हो रही है, या टांगों में दर्द हो रही है, या पैरों की हील्स में दर्द हो रही है, तो ये चीज़ें उनकी पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ मैंने कल बहुत इम्पॉर्टेंट बताई थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका साइन होता है कि उनके पेशाब में झाग बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्रोटीन जो है वो आपका निकलना शुरू हो जाता है आपके, तो उससे क्या है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल गिर गए, कैल्शियम भी आपका कम हो गया, प्रोटीन्स भी आपके निकल रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो किडनीज हैं, जब वो रेड ब्लड सेल बनाती हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है, अब वो हीमोग्लोबिन भी आपका कम हुआ तो वीकनेस का एक और कॉज आ गया। उसके अलावा आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन लेके चलता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आ रही तो ऑब्वियसली आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा। एक तो कमज़ोरी हो रही है, एक आप अनीमिक हो रहे हैं, जिसके चलते आपकी बॉडी में आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। अब क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को कहीं ना कहीं थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। अब वो थिकनेस भी आपके ब्लड को नहीं मिल रही क्योंकि प्रोटीन्स की मात्रा आपकी कम हो गई है। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा किडनी के पेशेंट्स में, प्रोटीन से ज़्यादा हम अमाइनो एसिड जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो पेशेंट्स को एज सप्लीमेंट्स देना चाहते हैं, सो दैट पेशेंट को प्रॉपर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन जो है उनकी बॉडी की जो नेसेसिटी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती रहे। अब क्या है, जब आपका ब्लड थिन होना शुरू हो गया है तो आपके ब्लड में प्लाज्मा नामक चीज़ होती है जो कि एक लिक्विड होती है जिसके अंदर आपके सारे ब्लड सेल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं लीक होने शुरू हो जाती है। तो उसके लीक होने से क्या होता है, आपके बॉडी में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटी प्लेज अ रोल, और नीचे जाके आपकी टांगों में, आपके पाँव में पूरी तरीके से स्वेलिंग शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपके चेहरे पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। जब इतना टॉक्सिन आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपके स्किन पर भी इफ़ेक्ट करता है और आपको बहुत ज़्यादा खुजली और स्किन में ड्राइनेस, रैशेस, पैर सूजे हुए, यू कैन जस्ट सी, वो पिक्चर देखते ही आपको समझ में आने लगता है कि इन व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से किडनी का इश्यू हो गया है। ना आप खाना खा पा रहे हैं, कैल्शियम आपकी बॉडी में कम हो रहा है, आपके हार्ट को भी क्षति पहुंच सकती है। तो आप जब खाना भी नहीं खा पा रहे तो कहीं ना कहीं आप बहुत वॉमिट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है।
तो ये कुछ बातें तो मैंने कल भी की थी। अब आज मैं नया क्या आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कॉज क्या है। देखिए 70 से 80% इसका कॉज है हाई ब्लड प्रेशर होना और डायबिटीज होना। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किडनीज को बुरी तरीके से क्षति पहुंचाती है और किडनीज की जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको कम कर देती है। फिल्ट्रेशन रेट को हम बोलते हैं GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर आपका फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल आपका 100 to 120 तक रहता है, पर अगर आपका 90 तक आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी किडनीज को क्षति पहुंचनी शुरू हो गई है। और अगर आप 90 से नीचे जाते जाते 60 तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और अब आपको या उससे पहले भी आपको सिम्टम्स और साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे या हो चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है किडनीज की भले ही डैमेज की 5 स्टेजेस हैं, लेकिन आपको इट इज़ अगेन अ साइलेंट किलर। आपको पता ही नहीं चलता कि कब तक आपकी किडनीज इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। जब आपको पता चलता है यू आर ऑलरेडी इन स्टेज 4 और मे बी स्टेज 5। तो इसके लिए अपने रूटीन चेकअप्स कराते रहना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब मैंने आपको कहा कि आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इट प्लेज अ मेजर रोल। तो अब आपकी फैमिली में अगर हाई ब्लड प्रेशर है, आपका अगर बीपी ज़्यादा रहता है, अगर आप डायबिटिक हैं, तो मान के चलिए दोस्तों प्लीज़ अपने नंबर्स को नॉर्मल रखिए किसी भी तरीके से, चाहे लाइफस्टाइल से, चाहे खाने पीने से, एक्सरसाइज करने से, और उनसे नहीं होता तो दवाइयाँ लेकर अपने बीपी और शुगर को मॉनिटर करते रहें और अपने आप को बिल्कुल ठीक रखें, सो दैट आप दूसरी स्टेज आपकी किडनीज पर इफेक्ट ना पड़े, आपके हार्ट पर इफेक्ट ना पड़े, तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। उसके अलावा जो मैं आज मेजर चीज़ बताना चाहती थी कि ऐसा क्या आजकल हो गया है कि यंगस्टर्स, पहले तो होता था कि ओल्ड एज में जाके किडनीज में प्रॉब्लम शुरू होती है, तो आजकल यंगस्टर्स में क्यों हो गई है? बिकॉज ऑफ योर बैड लाइफस्टाइल। देखिए मैंने पहले आपको बताया हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। अब आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर किस तरीके से लाइफस्टाइल के चलते बढ़ रहा है, या डायबिटीज़ के केसेस किस तरीके से लाइफस्टाइल के केस चलते बढ़ रहे हैं। देखिए लोगों को आजकल कॉफ़ी लेनी बहुत पसंद है, तो आप 3-4 कप ऐसे कॉफ़ी के ले रहे हैं जो खुद ब खुद आपके हार्ट में अरिथमियाज पैदा कर देते हैं। कॉफ़ी में क्या है? कैफीन है, काइंड ऑफ इंक्रीजेज योर हार्ट रेट। अरिथमियाज यानी कि रिदम आपकी हार्ट की बिगड़नी शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। दिन में 1 या 2 कप कॉफ़ी ले लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली 3-4-5 कप कॉफ़ी के ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। कर्टेल योर कॉफ़ी इनटेक। उसके अलावा क्योंकि आजकल कॉफ़ी पीना भी मैंने देखा है बड़ा एक टशन का वो रहता है कि मैं तो सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ, उनको चाय पीनी, मैं चाय को भी नहीं इतना इंक्लूड करूँगी बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कैफीन। लेकिन कुछ भी अच्छा एनी अदर काइंड ऑफ ए ड्रिंक, मे बी लेमन वाटर और समथिंग, वो उसको डिग्रेडेड फील करते हैं। दे फील कॉफ़ी स्टैंड्स है ना, उसका भी एक वो है कि भाई हाँ इस तरीके से, तो थोड़ा सा अपनी कॉफ़ी को कम कीजिए अगर आप ज़्यादा लेते हैं। दूसरा, बाहर से खाना खा रहे हैं तो उसमें स्वाद तो ज़रूर है पर कहीं ना कहीं नमक की मात्रा ज़्यादा है, और आप सब जानते हैं कि नमक इज़ द मेजर कल्प्रेट जो आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अगर घर का खाना खाएं तो आपको मालूम है कि कितना नमक डला है, कितना नहीं डला है, कितना डालना है। आप अपनी सॉल्ट के इंटेक को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बाहर के खाने को थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसी तरीके से स्मोकिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। स्मोकिंग यानी कि उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, टोबैको एंड निकोटीन, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। टोबैको में ये सारा टॉक्सिन्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ताकत रखता है। तो उससे फिर आपकी किडनीज को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और आपकी किडनीज को डैमेज होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। अब होता क्या है ना कि जब आपकी किडनी में फ्लूइड की मात्रा कम है, जब आपकी किडनी ज़्यादा उसकी फ्लूइड को नहीं फिल्टर कर पा रही है, तो किडनी खुद ब खुद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने लग जाती है बाय रिलीजिंग फ्यू हार्मोन्स लाइक रेनिन। तो कहा जाए कि हाई ब्लड प्रेशर एक कॉज भी है आपकी किडनी डिजीज के लिए और एक कॉन्सिक्वेंस भी है कि जिससे कि किडनी डिजीज के कारण भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लग सकता है। तो ये सारी बातें जानकारी लेना जरूरी है। आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके सोने के टाइमिंग्स गड़बड़ाए हुए हैं, तो आपके हार्मोन लेवल्स फिर फ्लक्चुएट करेंगे। नींद पूरी नहीं होगी तो बॉडी कहीं ना कहीं आपकी ब्लड प्रेशर को फिर बढ़ाएगी, सो दैट टू मेंटेन योर अलर्टनेस। आप रात में सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे या 3 घंटे सोए हैं, सुबह आपको फिर अपने काम पर जाना है, तो बॉडी को तो अलर्टनेस लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, तो आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आजकल लोगों को मेडिसिन की बहुत ज़्यादा हो गई है। थोड़ा सा दर्द हुआ तो कोई पेन किलर खा लिया, थोड़ा सा खांसी हुआ तो कोई एंटीबायोटिक्स ले लिया। तो देखिए जी, पेन किलर और एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं आपकी किडनीज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखिए। इसी तरीके से स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़े हुए हैं। आपके स्ट्रेस लेवल जितने जितने बड़े होंगे, आपका बीपी उतना उतना बढ़ेगा। इसी तरीके से पानी की मात्रा कम पी रहे हैं, कम पानी पिएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, आपकी किडनीज को उतना फ्लूइड ही नहीं मिलेगा कि वो पेशाब की मात्रा ठीक से बना सके, जिसमें कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्लश कर सके। तो आपका फिर से टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके चलते रेड मीट का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था। अगर आप ले भी रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, यू यूज टू प्रेफर टू टेक लीन मीट। नाउ दीज डेज बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी, ईजी एक्सेसिबिलिटी, पैसे का कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो जो ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, सिंथेटिक कलर्स हैं, नमक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं और आपका हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनीज को बहुत ज़बरदस्त क्षति पहुंचाने का कारण बन सकता है। उसके अलावा अब आप किस तरीके से इसको डायग्नोस करेंगे? अगर आपके पेशाब में, मैंने पहले ही बताया कि फ्रॉदीनेस आ रही है, आपने KFT कराया, आपका क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, देखिए 1 से नीचे नीचे अपने क्रिएटिनिन लेवल को रखिए। 2 तक आने तक भी हम उसको संभाल सकते हैं, 2-2.5 तक। 2-2.5 के बाद सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाती है, तो क्रिएटिनिन लेवल्स को उस कदर बढ़ने मत दीजिए। रूटीन में अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, सो दैट यू हैव अ विजिलेंट आई। आपको पता चल रहा है कि आपके जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो किस प्रकार जा रहे हैं। अगर आपका पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, कैल्शियम लेवल गिर रहा है, इसका मतलब आप किडनी के मरीज बन चुके हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो आपकी किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो थिकन होना शुरू हो जाता है। जो आपकी आर्टरीज हैं उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, ल्यूमिन कम हो जाता है, तो फिर वो आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है किडनी में। तो वो सारी चीज़ें आपकी किडनी की बायोप्सी करके देखी जा सकती हैं। अल्ट्रासाउंड से कुछ हद तक पता चल सकता है, किडनी के फंक्शन टेस्ट कराए जा सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट आपका सिम्टोमेटिक होगा। अगर आपका बीपी हाई है तो आपके बीपी को कंट्रोल में लाया जाएगा। अगर आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है तो आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक किया जाएगा। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपको पानी पीने की हिदायत दी जाएगी। इवन किडनी स्टोन्स भी जो होते हैं वो भी ब्लॉक करके ऊपर किडनीज में इन्फेक्शन डाल के आपकी किडनीज को ख़राब करने के लिए वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो ट्राई कीपिंग योर सेल्फ mindful eating, mindful drinking of normal water, नॉर्मल प्लेन वाटर जो है वो सबसे अच्छा है। और फाइनली अगर कुछ नहीं हो पाता, पेशेंट उस स्थिति में चला जाता है, देन द ट्रीटमेंट लेफ्ट विद द डॉक्टर्स इज ओनली डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट्स। एंड आई डोंट we don't want that a patient should land up with that situation।
तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किडनी की बीमारी सिर्फ किडनी की बीमारी नहीं है, आपके बॉडी के कितने सारे ऑर्गन्स को क्षति पहुंचा रही है, आपके हार्ट को, आपकी बोन्स को, आपको सांस नहीं आता, आपका ब्लड नहीं बन पा रहा, आपके कैल्शियम लेवल्स गिर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखिए, है ना। और ये लाइफस्टाइल चेंजेस अगर थोड़ी थोड़ी करेंगे, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, घर का खाना खाना, वंस इन अ वाइल ज़रूर बाहर का खाइए, बिकॉज आई डोंट वांट कि ज़िंदगी को नीरस करना, दैट इज़ नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। तो लिव योर लाइफ हैप्पीली, एन्जॉय योर लाइफ एंड स्टे हेल्दी। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ। हैव अ वंडरफुल डे है।